अब राजकुमार रोध इस पर राजनीतिकरण कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो मामला है ये क्राइम है। जाटों को हनुमान जी क्यों कोस रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि जाट नेता क्या होता है, उसके बाद तुमको पता लगेगा कि हाँ बेनीवाल हमारे लिए करता था और आज बेनीवाल नहीं है इसलिए हमारी स्थिति ये हो गई। लेकिन होता वही है जो आला कमान तय करता है। तो अब सुर्खियों में रहने के लिए ये काम करते रहते हैं। ये काम तो होता ही रहता है। नमस्कार, हताई विद भाई जी में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशी और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर पत्रकार राकेश जी। तो सर आप भी अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जोधपुर को हूँ मैं, जोधपुर ग्राउंड वाला हूँ और जोधपुर मैंने नमस्कार नहीं किया करे तो क्या बोलते हैं किया सर? करे राम राम सा। राम राम सा। हाँ, तो जोधपुर का ग्राउंड वाला और जोधपुर में मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है। हाँ सर, ये तो मैंने भी सुना है। आप सुनियो ओला जोधपुर के जालूरी गेट चौराहे माते जो को मिर्ची बड़ा मिले विने खाउण वास्ते लोग पालियों 60 किलोमीटर चालन आया करे। आप सोचो कि विने मिर्ची बड़ा रो स्वाद की तो गजब, और वो मिर्ची बड़ा ठेठ लंदन तक जावे है। ऐडी बात को नहीं है कि जोधपुर में खाली सीधो लंदन लोग पार्सल करावे लंदन तक ठेठ। तो जोधपुर में मारवाड़ जिगने आपा कहवा मारवाड़ी अपनायत, मारवाड़ी बोली, मारवाड़ रो खान पान और मारवाड़ रो पहनावो पूरी दुनिया रे महीने हमेशा चर्चा में रही है। सर आपने मिर्ची बड़े की बात करी है तो चलिए हम थोड़ी सियासत पे भी आ जाते हैं। सर राजकुमार रोध जो बीएपी पार्टी के हैं, तो आपको बता दूं बीएपी नेता के एक भाई हैं, उनकी हत्या हो गई। इसके बाद जो राजकुमार रोध है वो है ना आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए अभी उसमें दो चीजें हैं। एक तो प्रेम प्रसंग का मामला था। अब जो हत्या हुई है उसमें पुलिस का ये रोल है कि पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़े। अब राजकुमार रोध इस पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर मैं इसको एकदम क्लियर कट देखूं तो राजकुमार रोध को यह लगता है कि बीएपी नेता के भाई की हत्या के मुद्दे को मैं भुनाऊंगा और सरकार के खिलाफ एक टेम्परामेंट खड़ा करूंगा, एक माहौल बनाऊंगा और उस माहौल से पंचायत चुनाव में हो सकता है कि उनको कुछ फायदा हो जाए। अच्छा, क्योंकि ओवरऑल जो मामला है ये क्राइम है और ऐसा नहीं है कि एक सामूहिक क्राइम किया गया है 20-25 लोगों के द्वारा मिल करके और एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या की गई है जानबूझकर बिना किसी कारण के। ये एक ऐसा क्राइम है, एक पारिवारिक विवाद है। उस पारिवारिक विवाद को राजनीतिकरण करना मैं नहीं समझता किसी भी प्रकार से उचित है। ये राजकुमार रोध के उनका अपना विवेक का विषय है कि उस पर वो क्या करते हैं, लेकिन ये राजनीतिकरण है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर आप खुद जाट उससे आते हैं? हाँ, जाट पृष्ठभूमि से आता हूँ मैं। हाँ। और हनुमान बेनीवाल जाटों के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। तो लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपनी सभा में कई बार जाटों को कोसते हुए नजर आते हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जाटों को हनुमान जी क्यों कोस रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह है जाटों का एक नहीं होना। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि राजस्थान की राजनीति में अगर जाट मुख्यमंत्री नहीं बना या जाट नेता को कोई बड़ा पद नहीं मिला, इसके पीछे की वजह यही है कि जाट कभी एक तरफ नहीं रहे। सही कह रहे हैं सर। परशुराम मदेरणा से लेकर के आज के जाटों की लीडरशिप तक आप देख लीजिए, जाट जो है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर समय समय पर अपना पाला बदलते आए हैं। महिपाल मदेरणा की जो सीडी कांड हुआ और उसके बाद जो है जाटों का जो है झुकाव मैं ये कहूंगा कि कुछ हद तक जो है बीजेपी की तरफ चला गया। अब इसमें तीसरी जो कड़ी है वो हनुमान बेनीवाल है। जाट नेता हैं, जाटों के बीच जाते हैं, समाज में जाते हैं। अब आजकल क्या है कि जहाँ कहीं पर भी वो भाषण देने जाते हैं वो सीधे जाटों को कोसते हैं कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि जाट नेता क्या होता है, उसके बाद तुम जब तुम्हारे कोई सुख दुख पूछने वाला नहीं होगा, अभी तो तुम मुझे फोन करते हो तुरंत और मैं बोल देता हूँ हाँ ये काम नहीं हुआ, मैं अधिकारी को धमका देता हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद तुम्हारे लिए कौन ढूंढेगा? उसके बाद तुमको पता लगेगा कि हाँ बेनीवाल हमारे लिए करता था और आज बेनीवाल नहीं है इसलिए हमारी स्थिति ये हो गई। ये बेनीवाल जी बातें अपने भाषणों में कहते हैं, कहीं ना कहीं जाटों को जगाने की उनकी एक सोच है, एक रणनीति है। 2028 का चुनाव उनकी नज़र में है और वो मंच से बार बार इस बात का जिक्र भी करते हैं कि 2028 के चुनाव में अगर मुझे
सीटें नहीं मिलती है राजस्थान के अंदर, तो मैं उस समय की जो सरकार होगी उसके साथ शामिल हो जाऊंगा और अपनी राजनीति करूंगा। तो कहीं ना कहीं अब ये तो नेताओं की कथनी करनी में अंतर होता है, सभी जानते हैं। होना क्या वो 2028 के बाद पार्टी खत्म कर लेंगे, या क्या वो बीजेपी में फिर से चले जाएंगे? तो ये सब सवाल हैं जो कि भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, जिनका आज की स्थिति में खंडन करना मैं नहीं समझता हूँ। उसके लिए हमें भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा। तो सर अभी आपको पता ही होगा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने ऐसा कहा है वसुंधरा राजे के लिए कि उन्हें सीएम बनना चाहिए था। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है किसी से छुपी हुई नहीं है। अब विषय ये है कि हमेशा बीजेपी जो है ये आरोप लगाती रहती है कि कांग्रेस के अंदर जो है झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजेपी का ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं राजस्थान में ज़्यादा है। ये जो झगड़े हैं ये झगड़े राजस्थान में ज़्यादा है अन्य राज्यों की तुलना में। आप अन्य राज्यों की खबरें उठा के देखोगे तो आपको कहीं नहीं नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो विवाद की स्थिति है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के अंदर पावर सेंटर कई रहे हैं। अब आप उदयपुर चले जाओ, गुलाब जी कटारिया गवर्नर बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी आ जाते हैं। हर रोज हर सप्ताह में दो से चौथे दिन जो है वो उदयपुर में रहते हैं। सही कह रहे हैं। फिर आप पाली साइड में आ जाओगे तो वहां पर पावर सेंटर अलग है। जालोर सिरोही चले जाओगे वहां पावर सेंटर अलग है। फिर मारवाड़ आ जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र में क्षेत्रीय छत्रप हैं और क्षेत्रीय छत्रपों के कारण स्थिति बनती है। अब मैं आऊँगा अपने सवाल पर। वास्तविकता में वसुंधरा जी सीएम बनना चाहती थी, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन अब उन्होंने उस खबर का खंडन किया। वो एक कार्यक्रम में थी, उन्होंने कहा कि मैं अपना ही किला नहीं बचा पाई। अब बाद में वो सफाई देती हैं कि मैंने हाईवे के ऊपर जो मेरा धौलपुर हाउस है उसकी दीवार को लेकर के मैंने ये बात कही थी। उसके बाद मैं भी वसुंधरा जी से मुखातिब हुआ अभी अम्बेडकर जयंती पर, तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया। मैंने कहा भाई अशोक जी आपके लिए इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि वसुंधरा जी को या मदन जी राठौड़ को वसुंधरा जी के बारे में ये तय नहीं करने का अधिकार नहीं है कि आप सीएम बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो उन्होंने जो है उस पर जवाब देना उचित नहीं समझा। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि बीजेपी में आलाकमान तय करता है कौन क्या बनेगा, और यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की भी है। 2021 वाला 22 वाला सबने देखा, मानेसर कांड जिसकी चर्चा अभी अशोक जी ने स्वयं की थी। सही कह रहे हैं। तो पावर सेंटर ऐसा नहीं है, पावर सेंटर दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन होता वही है जो आलाकमान तय करता है। सही कह रहे हैं सर। अभी आपने गहलोत का वो मुद्दा लाया आपने मानेसर वाला, तो आपको पता होगा जो उनके पूर्व ओएसडी थे उन्होंने अभी हाल ही में गहलोत को लेकर ये कह दिया कि वो झुंझुना है जो आवाज नहीं करते। अब देखिए, लोकेश जो आपके शर्मा है चुनाव लड़ना चाहते थे भीलवाड़ा की किसी सीट से, लेकिन बाद में वो बीकानेर पश्चिम चले गए जहां बीडी गल्ला चुनाव लड़ते हैं, उनकी सीट पर जाके दावा करने लगे। और उसके बाद जो उन्होंने ऑडियो टेप जो सचिन पायलट की बातचीत और बीजेपी के नेताओं के साथ जो बातचीत के जो वो बताते हैं, ऐसा दावा करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट ने बातचीत की थी या नहीं की थी, लेकिन जैसा दावा उन्होंने किया, तो उन्होंने ये जो बात की और उसके बाद से जो गहलोत और लोकेश के बीच में जो संबंध थे वो काफी हद तक खराब हो गए। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं अब लोकेश शर्मा जो है उनके अंदर राजनीतिक इच्छाएं जाग गई, चुनाव लड़ना था उनको, लेकिन अशोक गहलोत और कांग्रेस की टीम ने ये तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनको टिकट भी नहीं मिला, ना उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। तो अब सुर्खियों में रहने के लिए ये काम करते रहते हैं। ये काम तो होता ही रहता है। सही कह रहे हैं सर आप। सर आजकल अगर अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर में आजकल कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे ना जो राजस्थान पुलिस है वो सवालों के घेरे में आ गई है। जैसे अभी लड़कियों के छेड़छाड़ के कई मुद्दे आ रहे हैं, 3-4 मुद्दे आ गए। उसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले
अभी हाल ही में बीजेपी नेता को रोहित गोदारा गैंग ने धमकी भी दे डाली, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था राजस्थान में कभी भी इतना बड़ा विवाद नहीं रहा जितना यूपी और बिहार में रहा है। ये और विषय है कि हाल के दिनों में ये ट्रेंड देखा गया है कि ये जो गैंगस्टर है, जो हिस्ट्री शीटर है, ये बाहर बैठ करके रसूखदार नेताओं को फोन कॉल्स करते हैं। उसमें चाहे राजपूत नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, या कोई उद्यमी हो। अब बीजेपी वाली बात पर, बीजेपी नेता कुचामन सिटी के उपाध्यक्ष है विजय सिंह पलाड़ा, 2 महीने पहले उनके पास फोन कॉल आए। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है। यहाँ के एडीजी जो हैं क्राइम के, वो दिनेश एमएन हैं। दिनेश एमएन काफ़ी प्रभावी अधिकारी माने जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि राजनीति और अपराधीकरण ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने आनंद पाल का नाम सुना है? आनंद पाल का जो एनकाउंटर हुआ था, आप ये समझिए कि जब तक उनको यूज करना था, आनंद पाल सिंह को यूज किया सत्ता के धुरंधरों ने, और उसके बाद जब पता लगा कि ये धुरंधर अब हमें ही निगलने वाला है, हमारे लिए मुसीबत बन गया है, तो एनकाउंटर करवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति और अपराधीकरण दोनों दूर दूर होने चाहिए। यूपी में ये स्थिति हमें देखने को मिली 90 और 2000 के दशक में, जब मुलायम सिंह और लालू यादव का राज था। ये स्थिति राजस्थान में आने वाली है। सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और तभी जाकर के ये चीजें रुकने वाली है। और मैं इसमें तो बाबा का मॉडल जो है, बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर, ये दोनों ही एक कारगर तरीके हैं अगर क्राइम कंट्रोल करना है तो। सही कह रहे हैं सर आप। सर, जयपुर में या फिर अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ओरण एक ऐसा विषय रहा है जो हमेशा से ही उठता रहता है टाइम टू टाइम। तो जो ओरण संरक्षण को लेकर अभी जयपुर में भाटी का प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो रविंद्र सिंह भाटी है, ओरण को लेकर के बीच में काफी मुखर रहे थे, फिर शांत हो गए, और फिर जब छोटू सिंह रावणा का विवाद आया और जब छवि धूमिल हुई, तो अब फिर से ओरण की चिंता सताने लगी है। मैं ओरण संघर्ष समिति के कई नेताओं से मिला हूँ, मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि भाई, आप लोगों को बीजेपी या कांग्रेस के कितने एमएलएज का सहयोग मिल रहा है इस पूरे संघर्ष के अंदर? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि शुरुआत में तो लोग साथ में थे, लेकिन अब ये स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। अब अपनी अपनी राजनीति है, समाज की राजनीति है, क्षेत्र की राजनीति है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर जो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है। ओरण भूमि हर गांव के अंदर होती है, और वो एक ऐसी जमीन है जो पशु पक्षियों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, और देवताओं के लिए भी है। सही कह रहे सर आप। और एक मान्यता है राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, गोचर भूमि कि भाई गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हाँ। अब अगर ये गोचर भूमि है और राजस्व में दर्ज है, कितनी गोचर भूमि राजस्व में दर्ज है, और पीछे अगर सरकारों ने नहीं की है, तो वर्तमान सरकार को इस पर एक कमेटी बना करके पहले ये तय करना चाहिए कि गोचर भूमि है कितनी। सही बात है। गोचर भूमि का नामांकन हो, नामांकन के बाद राजस्व में उसको दर्ज किया जाए, और उसके बाद एक कानून लाओ आप विधानसभा के अंदर कि भाई ओरण भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण किसी भी सरकार के समय, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सही बात है। क्योंकि लोगों को ये सरकार को ये लगता है कि जो सोलर की जो ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, सरकार को ये लगता है कि लोग इसके खिलाफ है, और मुझे ये लगता है कि लोग सोलर प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, उससे तो उनको आय होगी। लोगों की मांग है कि ओरण भूमि को बचा करके उसके अलावा जितनी भी बंजर जमीन है उसका उपयोग सोलर ऊर्जा में किया जाए। क्या दिक्कत है? सही बात है सर। अब अपन ने ओरण की बात कर ली है, तो थोड़ा सा अपन साइड हट के पचपदरा पे भी आ जाता है। हाँ। अब आपको पता ही है, पचपदरा पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्रेडिट पॉलिटिक्स की चल रही है, क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, आप ये भी कह सकते हैं। तो उस पर आप देखिए, पचपदरा रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके एक कांग्रेस के समय में चालू हुआ था। सही कह रहे हैं सर। और 2013 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में,
उस समय ये प्रोजेक्ट जो है लाया गया था, रिफाइनरी की नींव रखी गई थी, शिलान्यास कर दिया गया था। उसके बाद ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 60-40 का रेशियो है। 60% पैसा केंद्र देगी, 40% स्टेट देगा। चलिए मैं कह रहा हूँ कि शिलान्यास हो गया 2013 में। 2013 में शिलान्यास हुआ। हाँ। यहाँ पर भी सरकार बदल गई, राजस्थान में भी, और वहाँ पर भी सरकार बदल गई। 2014 के बाद से 2018 तक राजस्थान में भी बीजेपी थी और सेंट्रल में भी बीजेपी थी। 2018 में फिर सरकार बदली, लेकिन इन 5 वर्षों के अंदर कोई कार्य रिफाइनरी का नहीं हुआ। बाउंड्री वाल का कार्य चालू हुआ था, ऐसा नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुआ, काम हो रहा था, लेकिन उस गति से काम नहीं हो रहा था जिस गति से होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में फिर सरकार बदली। राजस्थान में तो हर 5 वर्ष में सरकार बदलने की परंपरा है। 2018 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर वो प्रोजेक्ट रोक दिया गया एकदम। हाँ, पैसे को लेकर विवाद हुआ और रिफाइनरी का जो टोटल प्रोजेक्ट था वो 40-39 हजार करोड़ रुपए का था। और अब ये प्रोजेक्ट जो अब खत्म हुआ है तो इसकी लागत जो अब निकली है 79,000 करोड़, यानी 79,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। अब आप ये समझिए कि करीब करीब जो है दुगुना इसका दाम यहाँ पर फिलहाल हो गया। ठीक है, अब दुगुना दाम इसका हो गया तो इसके लिए यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों बराबर की जिम्मेवार है। अब मैं आऊंगा राजनीतिकरण पे, किसकी सरकार में बना, तो आप ये कह सकते हैं कि केंद्र ने भी पैसा दिया और स्टेट ने भी पैसा दिया। लेकिन 2014 के बाद जब सरकार बनी तो मोदी जी ने फिर से शिलान्यास किया था। सही बात है, क्योंकि तत्कालीन केंद्र सरकार ने वोट बैंक के लिए, वोटों की राजनीति के लिए 55 को रिफाइनरी दे रहे हैं, इस प्रकार की बात करके वोट लेने की योजना थी और उस योजना में वो सफल हो नहीं पाए। तो उसके बाद मोदी जी ने फिर से शिलान्यास किया, उसके बाद इसका काम चालू हुआ। तो अब मोदी जी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं 21 तारीख को। तो इसको लेकर के जो है अब ऐसा ही विवाद एक एम्स को लेकर के भी है। अगर आपको याद हो तो जोधपुर एम्स जो है, जोधपुर एम्स अलॉट आवंटन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ठीक है, 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 2004 से 2014 तक एम्स का कुछ भी काम नहीं हुआ। सही बात। ठीक है, मोदी सरकार आने के बाद 2014 के मोदी सरकार जब आई उसके बाद एम्स का भी काम चालू हुआ और एम्स बनके तैयार हो गया और आज वो पूरा फंक्शनल है। हाँ, जोधपुर एम्स, राजस्थान में एक ही एम्स है। तो अब आप योजनाओं को लटकाने और भटकाने की योजना रही है, ये कांग्रेस की शुरुआत से रही है। और हमने तो मोदी सरकार के कार्यकाल में ये भी देखा है कि ये जिसका फीता काटते हैं वो उसका उद्घाटन भी यही करते हैं। हाँ। तो मैं ऐसा कहूंगा कि केंद्र और राज्य दोनों का योगदान है। एक कोई योगदान लेने का या कोई एक अगर पार्टी क्रेडिट लेना चाहे ये भी गलत है। दोनों ही पार्टियों का योगदान है और दोनों ही सरकारों का योगदान रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो देश को समर्पित होगा। सही बात है सर, एकदम। सर अब अपन चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। अब अपन ने सारी राजनीति की बात कर ली पर अपन ने किरोड़ी के बारे में बात नहीं करी, किरोड़ी लाल मीणा के बारे में। तो सर किरोड़ी लाल मीणा जो अपने कृषि मंत्री है उन पर बेनीवाल का एक बयान सामने आया था, अभी मैंने जस्ट देखा ही है। उसमें वो कहते हैं कि जो कृषि मंत्री हैं वो कहते रहते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि मंत्री है, इन्होंने ये करा वो करा, उन्होंने किया है, सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एसआई भर्ती का विरोध, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एसआई भर्ती रद्द हो इसके लिए किरोड़ी लाल जी अपनी सरकार से लड़े हैं। सही बात कह रहे हैं सर, एकदम। मंत्रियों की जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में भी वो थे, उनका यह तर्क था कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, बाकी मंत्रियों का यह तर्क नहीं था। हाईकोर्ट ने अभी फैसला दिया, हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करी। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि सरकार की मंशा नहीं थी कि ये भर्ती रद्द हो। तो बेनीवाल जी ये कह रहे हैं, ये क्रेडिट लेने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि बेनीवाल जी ने योगदान नहीं दिया, बेनीवाल जी भी एसआई भर्ती परीक्षा में लगातार धरने पर बैठे थे, उनका भी ये मत था कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। लेकिन किरोड़ी लाल जी का व्यक्तिगत योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन पार्टी का योगदान शून्य है। सही कह रहे सर। तो चलिए इसी के साथ हम विदाई लेते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें भारत रफ्तार के साथ। और अगर आपको कोई मुद्दा पसंद आया या आपको कुछ और उसके बारे में बात करनी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
राम 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 सर।